हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसकी एक्सरसाइज 10.2 करवाऊंगी। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों की में ये चैप्टर नंबर 10 ही है जिसका नाम है वृत्त। तो इसकी हम एक्सरसाइज 10.2 आज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है। फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of the tangent to the circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle. ठीक है, आपको रेडियस निकालनी है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक है, लेकिन आपको तो पूरा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं क्वेश्चन, फिर हम अपनी फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन की। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। आपको स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, ठीक है, और केंद्र से उस Q पॉइंट की वो दूरी भी दे रखी है। चलिए आकृति बनाते हैं, उससे और अच्छे से हमारे को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। एक स्पर्श रेखा है इस पे, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। चलो तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पर मैं बना देती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ PQ। ठीक है, ये मुझे दे रखी है 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मेरा केंद्र है, इसको मैंने O मान लिया। अब कह रहा है O से Q केंद्र से दूरी दे रखी है ना, इसका मतलब यहां से इसकी दूरी दे रखी है, ये मुझे दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालनी है इसमें, रेडियस, त्रिज्या, तो मतलब ओपी मुझे फाइंड करना है ना। तो गिवन मेरे पास यहाँ पर क्या क्या है, गिवन मेरे पास है क्यूपी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और ओक्यू जो है वो मेरे पास 25 सेंटीमीटर है, ये मुझे दे रखा है। अब फाइंड मुझको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड मुझे करना है यहाँ पर ओपी। अब देखो आपको पता है कि जो ओपी है वो जो है वो लंब होगी पी क्यू पे। थ्योरम 10.1 है ये हमारे पास, है ना। वो यही तो कहती है जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, रेडियस जो है वो टेंजेंट होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है इस पे। तो आपको यहाँ पर पूरी थ्योरम 10.1 लिखनी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पी क्यू आर, सॉरी ओ पी क्यू, ये तो मेरा एक समकोण त्रिभुज हो गया नहीं हो गया। तो अब बात करते हैं हम अपने इन ट्रायंगल ओ पी क्यू की। तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ। अब 90 के सामने वाला ये आपके पास H होगा, ये P होगा आपके पास और ये B होगा, है ना। तो चलो लिख लेते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू आपको पता है 25, तो 25 का स्क्वायर, ओ पी आपको नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो। पी क्यू आपको पता है यहाँ पर 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास 625 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का आप स्क्वायर निकालोगे तो 24 इंटू 24 576। यहां से आपके पास ओपी स्क्वायर आ गया, कितना आया 625 माइनस 576, माइनस करके आपका 49 आया, ठीक है ना। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 का होता है ना, तो इसको मैं 7 का स्क्वायर लिख देती हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर कट दिया, मेरा ओपी आ गया 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका आंसर कितना है इसमें, ए आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल निकल गई आपकी 7 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, इन फिगर 10.11 फिगर आपको यहाँ गिवन है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, so that angle POQ is equals to 110, then एंगल PTQ ये वाला आपको निकालना है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, ये वैसे हमें देख के ही पता चल रहा है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दोनों, तो ये दोनों का सम 180 होगा, है ना। पर अब हम सॉल्व करके भी देखेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं, आकृति 10.11 ये सेम फिगर है दोनों के लिए। ठीक है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री हो, तो कोण PTQ बराबर है, वो आपको निकालना है। दो स्पर्श रेखाएं आपको दे रखी हैं PT और TQ, आपको एक ये कोण दे रखा है और ये वाला कोण आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो इस वाले कोण को हम निकालेंगे कैसे, हमको पता है जो कोण POQ है प्लस कोण PTQ ये 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण जो है ना मेरे सप्लीमेंट्री होते हैं।
सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। हिंदी में बोलूं तो ये संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण। अब मुझे ये वाला कोण दे रखा है 110 है, अब मुझको ये वाला कोण निकालना है, तो फिर मैं पी टी क्यू ये तो बहुत आसानी से निकाल पाऊंगी। 180 माइनस 110 70 डिग्री। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, बी वाला आपका आंसर आ गया 70 डिग्री, है ना। तो अगर आपको ये याद है कि जो केंद्र पे जो कोण बनता है और जो स्पर्श रेखा पे बनता है, स्पर्श रेखा से जो जाता है, वो दोनों कोण जो होते हैं वो मेरे कौन से होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, सेंटर पे जो बनना है और जो टेंजेंट पे बनना है वो मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, if tangents PA and PB from the point P to the circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, देखो इसमें आपको फिगर नहीं दे रखी है, वो हमको खुद से बनानी है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं हिंदी मीडियम के लिए रीड कर देती हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाती हूँ। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर है। आपको क्या करना है, इसमें आपसे कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं पीए और पीबी, ठीक है, वो पॉइंट पी से बन रही है, ठीक है ना, और उस पे एक सेंटर है ओ, सर्कल पे बनेंगे टेंजेंट, सर्कल का आपको सेंटर दे रखा है, उस वृत्त का केंद्र है ओ। अब उससे एक एंगल बन रहा है, उस पे कितना 80 डिग्री का। ठीक है, पहले चलिए हम यहाँ पर ना अपनी आकृति बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट में इसे दोबारा बनाती हूँ, ये थोड़ा खराब से बन गया है। तो देखो मैंने यहाँ पर माना कि ये मैंने अपना एक वृत्त बना लिया है, ठीक है, इससे दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, ये वो दो स्पर्श रेखाएं पी से जा रही है ना, ठीक है, तो किसी को भी आप नाम ए दे दो और किसी को भी बी दे दो। ये वाला जो कोण है ना, ये आपको दे रखा है 80 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर एक केंद्र है ओ, ठीक है, तो मैं इसको इससे जोड़ देती हूँ और इसको इससे जोड़ देती हूँ, ठीक है ना। अब मुझे कह रहा है कि पीओए, पीओए मतलब यहाँ पर ये पीओए, ये वाला कोण आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पी और पीबी तो जो मेरी टेंजेंट है ये इक्वल होंगी, होंगी ना। अब देखो ओ ए जो है वो लंब होगा एपी पे और ओ बी जो है वो लंब होगा बीपी पे, ठीक है ना। तो पहले वही लिख लेते हैं कि जो ओ ए है वो लंब होगा किस पे, एपी पे, और जो ओ बी है वो लंब होगा बीपी पे, है ना। ये थ्योरम 10.1 है क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो आपको यहाँ पर थ्योरम लिखनी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे। तो इसका मतलब फिर ये वाले दोनों कोण तो मेरे 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से कोण की मैं अब यहाँ पर बात करूं, ओ बी पी इज इक्वल टू ओ ए पी, ये दोनों तो मेरे 90 डिग्री होंगे। तो देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो एक ये पूरा चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, और इसके आपको तीन कोण पता है, ये वाला पता है, ये 80 पता है पूरा, और ये 90 पता है। तो आप ये फोर्थ वाला कोण ये पूरा निकाल सकते हो, क्योंकि चारों कोणों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो चलिए इन ए ओ बी पी, तो चारों कोण लिख देती हूं मैं, ओ ए पी प्लस ओ बी पी प्लस पी बी ओ, पी बी ओ, अच्छा एक मिनट, मैंने ओ बी पी लिख दिया है यहाँ पर, तो इसको नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो ओ ए पी ये वाला कोण लिख दिया और एक ये वाला लिख दिया। अब लिखते हैं ए पी बी, ठीक है, और एक कौन सा लिखते हैं, बी ओ ए लिखते हैं। तो सबका योग कितना होगा, 360। तो ये आपको 90 पता है, ये आपको 90 पता है, ठीक है। ए पी बी ये भी आपको पता है 80 है, हाँ बी ओ ए ये आपको नहीं पता, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। यहां से जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आएगा 260 प्लस बी ओ ए ऐसी है इज इक्वल टू 360। तो बी ओ ए आपका निकल के कितना आ गया, 360 माइनस 260 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये पूरा आ गया आपके पास 100, लेकिन आपको ये सिर्फ छोटा सा ये वाला निकालना था। तो मैं इसको डायरेक्ट हाफ तो नहीं कर सकती हूँ, तो अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती हूँ। अगर ये दोनों सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब फिर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे,
है ना। तो चलिए अब हम वही करते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से ट्रायंगल की अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो वो लिख लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो ट्रायंगल लिखते हैं हम यहाँ पर, OPB की बात कर रहे हैं। और कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, OPA की। देखो OPB और OPA, तो तीन चीजें चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। एक तो मुझे कॉमन पता ही है कि OP मेरा कॉमन है, दूसरा मुझे पता है दोनों मेरे 90 डिग्री के एंगल है ना, तो ये दोनों 90 डिग्री है। और एक आपको कॉमन भी पता है, आपको इसमें तो तीन से ज्यादा चीजें पता है। एक ये भी पता है कि जो AP है वो BP के बराबर है, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो इनकी लंबाई जो है वो बराबर होगी। और क्या पता है आपको, OA जो है वो OB के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, त्रिज्या है वृत्त की, है ना। चार पांच चीजें पता है इसमें तो हमें, तो हम तीन चीज लगाते हैं हम यहाँ पर। कैसे, कौन कौन सी लगाते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं AP इज इक्वल टू होगा मेरा BP। रीजन में क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, स्पर्श रेखा है ये। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिख देंगे, एक ही बिंदु में खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट को। ठीक है ना। उसके बाद मैं लिख देती हूँ OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई है ये सर्कल की, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर OP इज इक्वल टू OP, एक चीज मुझे कॉमन भी थी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है ना, तो चलो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो मेरे सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। साइड से मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सारे जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और साइड्स है वो इक्वल होंगी ना। इसका मतलब फिर ये वाले जो अंदर के दोनों एंगल्स हैं ये मेरे इक्वल होंगे। कौन कौन से, POA और POB इक्वल होंगे ना। तो चलिए वही हम यहाँ लिखते हैं। तो इसका मतलब एंगल POB जो है वो किसके इक्वल होगा, POA के, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो बस POA निकल गया। वो कैसे निकलेगा, हाफ करेंगे, किसका करेंगे हम, हाफ, पूरे वाले का हाफ कर देंगे AOB का। चलो देखते हैं एक बारी। देखो, तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये पूरा एंगल 100 है, तो आधे आधे कितने होंगे, 50-50 ना। तो AOB को आधा कर दूं तो मिल जाएगा एंगल। तो वही चीज मैंने यहाँ पर की। तो कोण POA मेरा कितना आ गया, हाफ इंटू में यहाँ 100 आ गया, तो ये आ गया 100 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसका मतलब A ऑप्शन मेरा यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है कि जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए है एक सर्कल, एंड ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड से आपने दो सर्कल्स को, टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, तो वो पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। तो अगर आपने किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि वो दोनों स्पर्श रेखाएं जो है ना वो समांतर है। ठीक है, अब कैसे सिद्ध करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर उसकी आकृति बना लेते हैं। तो अगर मैंने ये एक वृत्त बनाया और ये इसका व्यास मतलब डायमीटर बनाया, तो यहां से दो इसके कोनों पे से जा रही है ना दो स्पर्श रेखाएं, तो एक एरिया आप पेंसिल और स्केल से बनाना। ठीक है, तो आपकी ये फिगर बिल्कुल ठीक बनेगी। अब इसको चलो नाम दे देते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास वर्कशीट में भी आया हुआ इस चैप्टर की। ठीक है ना, तो मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ पर R लिख दिया, इसको A दे देती हूँ। ठीक है, इसको S दे देती हूँ, इसको Q दे देती हूँ, और इसको P दे देती हूँ, और इसको B दे देती हूँ। यहाँ पर है P। ठीक है, तो मैंने इसको ये नाम दे दिया। सबसे पहली बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट AB बी आ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, टू टेंजेंट्स PQ। ठीक है, PQ, यहाँ पर Q आएगा, PQ एंड RS आर ड्रॉन। कैसे ड्रॉन किया है, पॉइंट A पे आपने किया है, एट पॉइंट B एंड A। ठीक है ना। चलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पर, माना AB एक व्यास है। ठीक है,
उसके बाद वो लिखेंगे तथा PQ और RS, ये दो है ना सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि समांतर स्पर्श रेखाएं। अब आप देखो, आपको पता है कि इसको ओ मान लेते हैं केंद्र को, कि जो ये OB है वो पूरा लंब होगा इस PQ पे। क्यों? क्योंकि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। उसी तरीके से जो OA है ये भी होगा। थ्योरम 10.1 है ये, कि जो हमारी रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। ठीक है ना, तो आपको ये पता है कि जो OA है वो परपेंडिकुलर है RS के, ठीक है, एंड जो OB है वो परपेंडिकुलर है PQ के। थ्योरम 10.1। तो आपको यहाँ पर पूरी थ्योरम लिखनी है, वो उसकी स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये सब है ना 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एंगल OAR है वो 90 है, उसी के साथ साथ OAS ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, उसी तरीके से एंगल आपका OBP ये 90 डिग्री है, और OBQ ये भी 90 डिग्री है। फिर तो ये चारों एंगल आपके 90 डिग्री के हुए। तो इसका मतलब ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी तो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, और ऑल्टरनेट एंगल्स तो आपके यहाँ इक्वल है ना। तो मैं कौन कौन से एंगल्स की बात करूं, मैं यहाँ लिखती हूँ, चलो देखो। तो एंगल OAR किसके इक्वल है? OBQ के। उसी तरीके से एंगल OAS किसके इक्वल आएगा? OBP के। ठीक है, OAR ये वाला किसके इक्वल है? OBQ के, इसके। ठीक है, और ये वाला किसके इक्वल आएगा? इसके इक्वल है ना, सब 90 डिग्री है तो इक्वल है। तो ये कौन से एंगल्स है मेरे पास? ऑल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण से नहीं मेरे। और ये बराबर है, जब ये बराबर होते कब है? ये तो तभी बराबर होते हैं ना कि जो हमारे पास दो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो ये दोनों बराबर तो तभी होंगे जब हमारी RS जो है वो PQ के बराबर होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी, तभी तो ऑल्टरनेट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगती है। नहीं तो ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी तो लगती ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है टेंजेंट, ये पैरेलल है, तभी तो वो इक्वल है। ठीक है, तो बस लास्ट में आपको लाइन लिख देनी है, आपका प्रूफ हो गया। और आपको प्रूफ भी यही करना था कि जो टेंजेंट्स है वो आपकी पैरेलल है। ठीक है, तो लिख देना लास्ट में आप ये, सिंस alternate angles are equal, line PQ and RS will be parallel। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं PQ और RS समांतर होंगी। ठीक है ना, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो, आपको प्रूफ क्या करना है कि आपको ये प्रूफ करना है कि आप एक सर्कल है, उस पे जो टेंजेंट होती है, ठीक है, उस सर्कल से उस टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उससे जो परपेंडिकुलर जाता है ना वो सेंटर से जाता है। मतलब अगर मैं आपके पास यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करूं, तो मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, ये उसकी एक टेंजेंट बना लेती हूँ यहाँ पर AB, ये इसकी टेंजेंट है। तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, और ये सर्कल का क्या है, यहाँ पर सेंटर है। अब वो कह रहा है कि जो इस पे परपेंडिकुलर होगा वो इस सेंटर से पास होके जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे प्रूफ करना है।
तो इसका मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, एबी पे, ठीक है ना। तो यही प्रूफ करना है कि जो ये ओपी है ये इस एबी स्पर्श रेखा पे लंब होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है मेरे पास यहाँ पर टेंजेंट एबी इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, ठीक है। अब प्रूव मुझको क्या करना है, सिद्ध मुझको ये करना है कि जो ओपी है वो लंब होगा किस पे, एबी पे, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक और कोई पॉइंट ले लेती हूँ, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लिया है मैंने, ये इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया मैंने ओ डैश, ठीक है ना। ये मैंने खुद से किया है, तो ये मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया कि जो मेरा ओ डैश पी है ना वो भी जो लंब है किस पे, एबी पे। तो फिर इसका मतलब तो ये वाला मेरा 90 डिग्री होगा, ये भी होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, टेंजेंट इज, आपको पता है कि टेंजेंट तो वैसे भी जो ये टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर होती है किस पे, जो ये रेडियस है इसके, है ना, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है ना टेंजेंट पे। तो इसका मतलब ये तो हमें पता ही है कि ओ पी बी जो है वो 90 डिग्री है। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब कौन सा, ओ पी बी जो 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, हमने तो ये एज्यूम किया था कि जो ओ डैश पी है वो ए बी पे क्या है, वो भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो हमने ये एज्यूम किया है, वी एज्यूम दैट ओ डैश पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। तो इसका मतलब फिर मेरा ओ डैश पी भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये पूरा भी 90 डिग्री होगा। और ये तो तभी हो सकता है ना जब ये यही हो, ओपी पे बनाओ, तभी तो 90 डिग्री हो सकता है। और मुझको यही तो प्रूफ करना था, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है। कौन कौन से दोनों एंगल्स मेरे इक्वल है, तो मेरा जो एक एंगल था ओ पी बी और जो था एक ओ डैश पी, ये तो इक्वल है। और ये इक्वल तभी हो सकते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब हो सकते हैं ये इक्वल, जब ओपी और ओ डैश पी एक ही लाइन हो, आपस में मिल रहे हो ऐसे, इसी के ऊपर हो वो लाइन, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ओपी एंड ओ डैश पी आर कोइंसाइड, और आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो हेंस इसका मतलब ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी पे। इसका मतलब अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन डालते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब वो हमेशा सेंटर से ही पास होके जाएगी। अगर आपने इसे सेंटर से कहीं और बनाया, जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया, ओ डैश पी बनाया था आपने ये, ठीक है, तो ये तो तभी 90 डिग्री बन पाएगा ना जब ये ओपी से जाएगा, क्योंकि टेंजेंट जो है ये टेंजेंट होती है, उस पर जो रेडियस होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो वो हमेशा सेंटर से ही पास होके जाएगी और आपको इसमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको एक टेंजेंट दे रखी है ना, ए पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उस पॉइंट ए का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस निकालनी है, मतलब त्रिज्या निकालनी है आपको वृत्त की। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो माना कि मेरा ये वृत्त है और ये वो केंद्र है ओ। अब यहाँ पर एक टेंजेंट तो है, ये तो मुझे पता है, तो ये रही में वो मेरी टेंजेंट ये रही, ए मैं इसको मान लेती हूँ और बी इसको। अब वो आपसे कह रहा था फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इस ए का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है ना 4 सेंटीमीटर। आपको जो ये त्रिज्या है, मतलब ये ओबी, ये आपको निकालनी है।
तो देखो आपको ये तो पता ही है ना कि जो OB है वो लंब है BA पे। थ्योरम 10.1 है ये कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे। तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ क्योंकि ये मेरा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग पाएगी। तो कौन से ट्राइंगल की बात करूं मैं यहाँ पर, BOA की। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो है वो मेरी H होगी, है ना। तो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है ना। OA मेरे पास 5 दे रखा है, AB मेरे को 4 दे रखा है और OB नहीं दे रखा, वो मुझको निकालना है यहाँ पर। तो 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। तो OB स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 25 माइनस 16, तो वो आपके पास आ गया 9, ठीक है ना। तो यहां से OB कितना आ गया, तो इस पे रूट लग गया, तो OB मेरे पास आ गया 3। तो बस रेडियस निकालनी थी ना आपको, तो रेडियस ऑफ द सर्कल आपके पास कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आई आपके पास, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखो आपको यहाँ पर दो सर्कल्स दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वो कौन से सर्कल्स होते हैं जिनका जो सेंटर है वो एक ही होता है ना। संकेंद्रीय वृत्तों का जो केंद्र होता है वो एक ही होता है। दोनों की त्रिज्या आपको दे रखी है, मतलब रेडियस। तो चलिए पहले हम वही बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों की त्रिज्या आपको दे रखी है। अब वो आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। एक बड़े सर्कल में एक जीवा है, तो मैंने इसको माना कि ये, एक मिनट इसको दोबारा बनाती हूं मैं, ठीक है। तो मैंने माना कि ना ये वो जीवा है। अब देखो ये बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन ये छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट है ना, स्पर्श रेखा होगी ये छोटे वाले सर्कल की, तो है ना। तो अब ये जो केंद्र है ये दोनों का ही केंद्र है, ठीक है। नाम दे देते हैं चलो इसको, तो यहाँ पर O दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर P दे दिया, यहाँ पर A दे दिया और यहाँ पर Q दे दिया। तो देखो जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस तो OA है, लेकिन जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस OP हो सकती है या OQ हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कह रहा था कि आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब इसका मतलब आपको यहाँ पर PQ निकालना है, ये निकालना है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट, ये 7th है आपके पास, ठीक है। लेट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बी सेंटर्ड एट पॉइंट O, ठीक है। आगे हम यहाँ पर लिखते हैं, एंड लेट PQ बी द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। PQ जो है वो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की, लेकिन छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। छोटे वाले सर्कल को वो टच कर रही है कहां पर, एट पॉइंट P पर, P पॉइंट पर उसको वो टच करके जा रही है, A पर सॉरी, ठीक है। तो फिर ये तो PQ जो है वो टेंजेंट हो गई छोटे वाले सर्कल के लिए, है ना। तो फिर अब आगे लिख देते हैं हम यहाँ पर, देयरफॉर PQ इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। पहले मैंने ये सारी चीजें लिख दी जो जो मैंने यहाँ फिगर में बनाई थी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे यहाँ पर, वो लिखेंगे माना O केंद्र वाली दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, त्रिज्या लिख देंगे वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। PQ बड़े वृत्त की जीवा है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे वो PQ बड़े वृत्त की जीवा है,
ठीक है, जो छोटे वृत्त को कहां पर छू के जा रही है, ए पर ना, छोटे वृत्त को ए पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अतः PQ छोटे वृत्त की क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा। PQ छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो ये OA है ये किस पे लंब होगा, PQ पे, थ्योरम 10.1 से, है ना। अब आपको OA दे रखा है 5 है, सॉरी 3 है, ये आपको दे रखा है और ये आपको 5 दे रखा है, तो इसका मतलब आप AP निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें। ठीक है, कौन से वाले में लगा रहे हैं हम पाइथागोरस, OAP में। आप दूसरे वाले में भी लगा सकते हो, किसी भी एक में लगा सकते हो। ठीक है, किसी भी एक में आपकी मर्जी, आप लगा देना। तो चलो मैं यहाँ ट्रायंगल ले रही हूँ OAP, इसमें मैंने जब पाइथागोरस लगाई तो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर हो गया। देखें एक बारी, तो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला मेरा H होता है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP पता है, OA पता है, तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो OA पता है मेरे पास 3 है, AP नहीं पता, वो तो मुझे चाहिए, OP मुझको पता है 5 है, तो ये हो गया 9 और यहाँ आ गया 25। तो AP स्क्वायर कितना आ गया मेरा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो AP यहां से मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखो जब आपको ये पता है कि OA जो है वो PQ पे लंब है, तो इनको बराबर भागों में काट रही होगी, है ना। तो PA जितना होगा उतना ही AQ होगा, दोनों बराबर ही तो होंगे। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं कि PA इज इक्वल टू AQ होगा। ठीक है ना, क्यों होगा ये इक्वल, क्योंकि हमारी जो OA है वो लंब है किस पे, PQ पर। तो अब आप देखो पूरी जो आपकी PQ है वो दो पार्ट में बटी है, एक PA और एक AQ। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह भी ना AQ की जगह PA ही लिख दिया, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो मेरा PQ निकल गया 4 + 4, तो PQ मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 8। तो क्या निकालना था मुझे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले वृत्त की जीवा निकालनी थी ना। तो वो निकल गई मेरी, कितनी निकली, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी पूरी ये निकालनी थी आपको PQ। देखो हमने यहाँ लिखा भी था PQ निकालना है, तो वो आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो सब में सिर्फ यही दो थ्योरम्स लग रही है, 10.1 लगेगी या 10.2 लगेगी, उसी से ही आपके आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास यहाँ पर, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। ठीक है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, सिद्ध कीजिए, आपको ये सिद्ध करना है। देखो आपको यहाँ पर एक आकृति बना के दे रखी है, इसमें क्या हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो AB है, ठीक है, ये पूरी लाइन प्लस CD ये वाली, ठीक है, इजिकल टू में दिस प्लस दिस है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात इसमें ना थ्योरम 10.2 लगेगी। अब वो कैसे लगेगी, देखो पहले आप फिगर में समझो। ये जो है D पॉइंट, ये इस वृत्त के बाहर का पॉइंट है, एक सर्कल के बाहर, तो इसका मतलब ये दोनों जो है ये मेरी स्पर्श रेखाएं, DR और DS, और ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि 10.2 थ्योरम हमको ये कहती है कि जो भी अगर एक टेंजेंट बनती है सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से, तो दो टेंजेंट्स की जो वो लंबाई होती है वो इक्वल होती है ना। सेम ऐसी फिर आप कहोगे तो C में भी हो सकता है कि C भी सर्कल के बाहर पॉइंट है, तो इसका मतलब CR और CQ ये दोनों मेरी टेंजेंट होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी, तो बिल्कुल ये दोनों भी मेरी इक्वल होंगी। उसी तरीके से फिर A पॉइंट से भी तो यही दोनों टेंजेंट बन रही है, AP और AS, तो ये भी मेरी इक्वल होंगी। ठीक है, उसी तरीके से B पॉइंट से भी यही हो रहा है कि BP और आपके पास QB बनना है, तो फिर ये दोनों भी मेरी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये सारी टेंजेंट्स जो है 10.2 से मैंने इक्वल कर रखी है। तो चलिए पहले हम वही लिख देते हैं, क्या क्या हमने यहाँ पर देखा कि जो मेरा DR है वो DS के इक्वल है, ठीक है, और जो मेरा CR है वो CQ के इक्वल है।
उसके बाद मैंने देखा जो मेरा बी पी है वो बी क्यू के इक्वल है और जो मेरा ए पी है वो ए एस के इक्वल है। लेकिन इन सब में रीजन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप? जैसे यहां पर आपने यहां लिखा टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया। इसका रीजन क्या लिखोगे? टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से है ये? सी पॉइंट से है। उसी तरीके से इसका रीजन लिखोगे टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट, ये कौन से पॉइंट से? बी पॉइंट से। और ये लास्ट वाली कौन से पॉइंट से बनी हुई है? ए पॉइंट से। तो सेम यही रीजन लिखोगे, बस पॉइंट चेंज कर दोगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ये लिखेंगे, बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु बी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो यही चारों वो भी लिख देंगे। अब आप क्या करो, इन सबको इक्वेशन मान लो, ठीक है, और ऐड कर दो, एडिंग ऑल इक्वेशंस, सारे इक्वेशंस को जोड़ दो। तो आपको पता है जब भी हम इनको जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, है ना। तो इसका मतलब सारी लेफ्ट हैंड साइड में एक साथ लिख लेती हूँ, डी आर प्लस सी आर प्लस बीपी प्लस एपी। उसी तरीके से इस साइड की डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, ठीक है ना। अब देखो डी आर और सी आर मिलके क्या बन गया? वो बन गया मेरा डीसी, ठीक है। अब बीपी और एपी मिलके क्या बन गया? मेरा एबी बन गया। उसी तरीके से डीएस, ये वाला जो डीएस है, अब इसके साथ क्या मिलाऊं? इसके साथ मुझे एएस मिलाना पड़ेगा, है ना। जब ये मिलाऊंगी एएस तभी तो एडी बनेगा। आप आकृति में देखो, इसमें इसके साथ इसको जोड़ोगे तभी तो ये पूरी लाइन बन पाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, डीएस प्लस एएस, एक बार लिख देती हूँ इसको मैं यहाँ, और सी क्यू और बी क्यू को जोड़ेंगे। तो ये मेरा सी डी प्लस ए बी आ गया। डीसी को मैंने सी डी लिख दिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सी डी लिखा हुआ है, ठीक है। आप डीसी लिखो या सी डी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये आ गया मेरा एडी और ये आ गया मेरा बीसी। क्वेश्चन में शायद हमको यही प्रूफ करना है, देखो करना है ना यही प्रूफ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ये मेरा क्या हो गया? यहाँ पर प्रूव हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, इन फिगर 10.3 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equals to 90 degree. ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए आकृति 10.13 में xy तथा x dash y dash O केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB जो है वो 90 डिग्री का है। तो देखो आपको क्वेश्चन में ना यहाँ पर ये फिगर बनी हुई दी है, आपसे वो कह रहा है कि आपको दो जो टेंजेंट लाइन्स है वो दे रखी है, ठीक है। कौन कौन सी दे रखे हैं यहाँ पर स्पर्श रेखा? एक तो ये वाली XY पूरी, ठीक है, और एक X डैश Y डैश। अब यहाँ पर एक और स्पर्श रेखा टेंजेंट आपको दे रखी है, वो कौन सी दे रखी है? जो आपके पास ये ए बी है, देखो ये भी तो सर्कल पे तो टच हो रही है, टेंजेंट बन रही है ना ए बी, ठीक है। अब ये क्या कर रही है? जो ये थर्ड वाली टेंजेंट है ना, ये पहले वाली दोनों टेंजेंट्स को कट करके जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है मतलब। तो इसको ए पे कर रही है और इसको बी पे कर रही है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि जो आपका ए ओ बी ये वाला पूरा है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, पहला स्टेप आप ये करो कि OC को जोड़ दो, मिला दो इन्हें, ठीक है। तो पहले हम वही लिख देते हैं यहाँ पर, लेट अस जॉइन, ठीक है, पॉइंट O टू C। सबसे पहले हमने O और C को जोड़ दिया। अब देखो जब आपने इसको जोड़ा ना तो ये दो ट्राइंगल, दो त्रिभुज में बट गए ना। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों त्रिभुज को लेके ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। क्यों? अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी तो इसका मतलब इसके फिर मेरे सारे एंगल और साइड्स जो है वो इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी सर्वांग सम, तो इसकी सारी भुजाएं जो है संगत भुजा और जो संगत कोण है, ठीक है, वो मेरी बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना।
तो मैं क्या करती हूँ, एक बार इन दोनों को कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं, फिर कौन सा त्रिभुज मैंने यहाँ पर लिया, OPA, ठीक है, और कौन सा त्रिभुज लिया मैंने यहाँ पर, OCA। एक तो ये वाला, ठीक है, OPA, और एक ये वाला OCA। तो अब इसको सर्वांग करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। तो देखो, एक चीज तो मुझे पता ही चल रही है कि जो मेरा OP है वो OC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरी त्रिज्या है वृत्त की, रेडियस है ना सर्कल की, ठीक है। और एक मेरे को यहाँ पर उभयनिष्ठ दिख रहा है, मतलब कॉमन, OA दोनों ही ट्राइंगल के अंदर है। तो 2 चीज तो मेरे को यहाँ पर मिल ही रही है आसानी से, ठीक है। और एक चीज और क्या मिल रही है, देखो यहां से जो ये PA है, ठीक है, और यहां से जो ये AC है, PA और AC, ये दोनों बराबर होंगे। थ्योरम 10.2, क्योंकि जो ये टेंजेंट है ना ये दोनों, तो टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तीनों चीज मिल गई, वही तीनों चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा OP इज इक्वल टू OC, ठीक है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसमें लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा AP इज इक्वल टू AC, ठीक है, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है, बिंदु A से स्पर्श रेखा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसमें ये लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा AO इज इक्वल टू AO, कॉमन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसमें लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो फिर मेरा ट्राइंगल OPA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OCA के, साइड से, ठीक है। तो कौन से क्राइटेरिया, कौन से कसौटी से हुआ, साइड SSS से। तो इसका मतलब अब मेरे पास OPA जो है, ठीक है, सॉरी मेरे को यहां पर लिखना था POA। तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ, POA, वो किसके इक्वल होगा, COA के इक्वल होगा। इसको मैं फर्स्ट मान लेती हूँ। देखो कौन से की मैं बात करूं, इस वाले की और इस वाले की, ये दोनों एंगल्स फिर मेरे इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब उसी तरह अगर मैं इन 2 ट्राइंगल्स को करूंगी कॉन्ग्रुएंट, जो नीचे वाले 2 ट्राइंगल्स हैं, तो सेम वही 3 चीजें लगेंगी। एक मेरे पास OB कॉमन आ जाएगा दोनों में, ठीक है, और एक मेरे पास OC जो है वो OQ के बराबर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई है उस सर्कल की। और एक मेरे पास QB जो है वो BC के बराबर आ जाएगी। थ्योरम 10.2, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, थ्योरम 10.2 है ये, ठीक है। तो फिर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि सिमिलरली, हमको दोबारा इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली OQB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल किसके, OCB के, ठीक है ना, OQB। और साइड से ही होगा जैसे हमने ऊपर प्रूफ किया है, तो आपको दोबारा उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जब ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, CPCT से। यहां मैं लिख देती हूँ CPCT, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल होगा आपका, QOB, ठीक है, किसके इक्वल होगा, COB के, CPCT से इक्वल होंगे ये। इसको हम मान लेते हैं 2, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, देखो आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि PQ जो है वो आपके इस वृत्त की व्यास है ना, सर्कल की डायमीटर है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। और ये स्ट्रेट लाइन पे ये चारों एंगल बने हुए हैं, तो इन चारों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, नहीं होगा। तो पहले हम यहां पर लिख देते हैं POQ इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये डायमीटर ही तो है सर्कल की, ठीक है। और इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन भी है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें जो चारों एंगल बने उनका सम होगा मेरा 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वही चारों एंगल लिख देती हूँ। कौन से 4 एंगल्स लिख रही हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगी। तो एक ये वाला एंगल लिख रही हूँ, एक ये वाला एंगल, और एक ये, और एक ये, जो चारों अभी मैंने यहाँ पर ये किए ना, 2 एंगल्स ये वाले किए थे और ये दोनों, ये चारों लिख रही हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं, तो हम ये चारों एंगल्स यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल्स थे हमारे पास, POA प्लस COA प्लस COB प्लस QOB, तो इन चारों का सम अब 180 डिग्री होगा, है ना। अब देखो, अभी आपने किया था कि जो आपका POA है वो COA के बराबर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर POA की जगह ना COA ही लिख दिया, और यहाँ पर भी COA ही रहने दिया। उसी तरीके से फिर आपने बाकी के जो 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, उससे आपने ये किया था कि जो COB है वो इसके बराबर है QOB के, ठीक है। तो मैंने इसको COB ही रहने दिया,
और इसको भी COB लिख दिया, ठीक है ना। तो अब ये मेरे पास 2COA आ गया और यहां पर मेरे पास 2COB आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर मेरे पास COA प्लस COB रह गया, ठीक है ना। तो COA प्लस COB, अब मैं इस 2 को इधर ले गई तो 180 डिवाइडेड बाय 2, ये कट होके मेरे पास 90 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो कि COA ये यहां पर था ना, COA ये वाला है और COB ये वाला है, ये दोनों मिला के 90 डिग्री है, और इन दोनों को मिला के कौन सा एंगल है, ये आपका AOB ही तो है। तो इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह ये लिख सकती हूँ ना AOB, तो AOB आपका 90 आ गया और आपको यही सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूव्ड, आपका यहाँ पर ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the point of contact at the center। सिद्ध कीजिए कि किसी भय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संपूरक होता है। तो देखो आपको इसमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझाऊंगी मैं आपको कि आपको इसमें सिद्ध क्या करना है। इससे आपको एक चीज तो पता चल रही है कि एक वृत्त है आपके पास, ठीक है, और इसमें स्पर्श रेखाएं बन रही है, तो वो 2 स्पर्श रेखा भी मैंने यहाँ पर बना दी, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, जो आपका ये वाला कोण है ना, ठीक है, और आपके पास BO ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो हैं ये संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री कोन्स हैं, मतलब इन दोनों कोणों का जो सम है वो 180 होना चाहिए, ये आपको इसमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब दोबारा पढ़ें एक बार, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये वाला एंगल, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट कहां से बनी है, एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा 2 बनी हुई है, उनके बीच का जो कोण है वो सप्लीमेंट्री होगा किसके, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके, ठीक है, एट द सेंटर, सेंटर से ज्वाइन करके जो एंगल बन रहा है उसके, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि आपको क्या सिद्ध करना है कि जो आपका BOA है प्लस जो आपका APB है वो 180 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है। अब हम इसको प्रूव कैसे करने वाले हैं, देखो सबसे पहली बात आपको ये पता है कि जो आपके OA है वो लंब है AP पे, है ना, तो इसका मतलब आपके पास ये 90 डिग्री है, कौन सा, OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये लंब है क्यों, थ्योरम 10.1, आपको यहाँ पर थ्योरम 10.1 लिखनी है, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर आप सोच रहे होंगे ऐसे तो OB भी लंब है BP पे, तो बिल्कुल OB जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BP पे, तो इसका मतलब आपके पास OBP ये भी आपके पास 90 डिग्री है, ये वाला, ठीक है, और यहां पर भी आप थ्योरम 10.1 ही लिखने वाले हो, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, जो आपके पास ये चतुर्भुज बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है, तो 4 एंगल कौन कौन से, एक आपके पास ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, यही 4 एंगल है ना। तो फिर हम कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो OAPB चतुर्भुज, चतुर्भुज OAPB में, ठीक है। अब मैं चारों एंगल्स लिख लूं यहाँ पर, कौन कौन से एंगल है, एक है OAP, एक है आपके पास APB, ठीक है, एक है आपके पास यहाँ पर OBP, ठीक है, और एक है आपके पास यहाँ पर BOA, ये सब मिला के 360 होंगे। अब देखो आपको OAP पता है 90 डिग्री है, ये नहीं पता, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, फिर ये भी आपको पता है 90 डिग्री है और ये भी नहीं पता, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। अब इन 90 को प्लस किया तो 180 आ गया, बाकी के दोनों एंगल मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है ना। तो फिर एंगल APB प्लस एंगल BOA वो क्या होगा, 360 माइनस 180, ये प्लस का था तो मैं इधर ले आई, तो APB प्लस BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको यही प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर नहीं छोड़ोगे, हैंस डाल के ये पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से पूरी स्टेटमेंट ये दोबारा लिखेंगे,
ठीक है, अतः डाल के। तो ये आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, अब हम 11 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखो आपसे कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर है एक सर्कल। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो वो पैरेललोग्राम है ना, वो क्या है, आपका रोम्बस है। तो अब आप कैसे प्रूव करने वाले हो, सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी फिगर बना लेते हैं। आप इसको प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाना। ठीक है, ये आपका सर्कल है। ठीक है ना, इसको पहले हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको बी दे दिया, इसको सी। तो इसका मतलब ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया, ये आप पूरा टच होगा यहाँ पर। ठीक है, और अंदर वालों को भी नाम दे देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर एस नाम दे दिया, इसको मैंने यहाँ पी नाम दे दिया, आर दे दिया, और इसको क्यू दे दिया, पी क्यू आर एस दे दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है ना, समांतर चतुर्भुज है ये। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। हिंदी वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगी और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है, ठीक है, सम्मुख भुजाएं वो बराबर होती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी, है ना। तो मैंने इसे 1 और 2 मान लिया। अब आप यहां पर देखो, ये दोनों तो टेंजेंट है ए पॉइंट से, स्पर्श रेखा है ना ये बिंदु ए से, तो इन दोनों की लंबाई तो जो है वो बराबर होगी। फिर उसी तरीके से बी बिंदु से ये दोनों जो है स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। उसी तरीके से डी से ये दोनों है और सी से ये दोनों है ना, ये टेंजेंट्स, तो इनकी लंबाई आपस में बराबर होगी ना। तो पहले हम वही सब लिख लेते हैं। तो क्या क्या, जो डी आर है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, डीएस के। पर रीजन लिखना पड़ेगा हमको, तो वो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ऑन द सर्कल। और कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट डी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बिंदु डी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। ठीक है, उसी तरीके से फिर आप लिखोगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सेम यही रीजन लिखने वाले हो आप पूरा, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बस यहाँ पर पॉइंट डी की जगह सी कर दोगे, है ना। फिर आप लिखोगे बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। फिर वही सेम यही रीजन आप यहाँ पर लिखने वाले हो, लेकिन अब आप यहाँ पर पॉइंट बी कर दोगे, बिंदु बी। उसी तरीके से जो आपका एपी है वो एएस के बराबर है। फिर वही सेम रीजन लिखोगे, लेकिन अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, बिंदु ए कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास ये सब निकल गई। अब आप क्या करो, इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशंस ले लेती हूँ, चलो यहां पर मैं 4, 5, 6 और 7, तो हम इन सबको ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 4, 5, 6 एंड 7, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी और राइट हैंड साइड के साथ। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने एक पीछे भी किया है ना। तो डी आर प्लस सी आर प्लस बीपी प्लस एपी इज इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ठीक है, ऐड करने से पहले मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी। देखो आप ये लिखना इस तरीके से, जैसे बीपी और एपी, तो एक ही साइड पे लिखना। गलती से भी आप इसको अगर ऐसे कर दोगे, ए एस इधर लिख दोगे और एपी इधर लिख दोगे, तो फिर आप ना वो लाइन नहीं बना पाओगे, कॉमन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल देख के लिखना कि कौन सी साइड कहाँ लिखूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है और राइट हैंड साइड से ऐड होती है। ठीक है, तो देखो अब ये दोनों जो मिले तो क्या बन गया, सी डी बन गया। ठीक है, ये दोनों मिले तो ए बी बन गया, ये दोनों। उसी तरीके से डी एस के साथ मैं किसको मिलाऊंगी, ए एस को मिलाऊंगी, तो ए डी बनेगा। और सी क्यू के साथ बी क्यू को मिलाऊंगी तो बी सी बनेगा। ठीक है ना। अब आपके पास ये इक्वेशन है, मैं एक बार और इसको दोबारा यहां पर लिख लूं, आप दोबारा मत लिखना, मैं इसलिए लिख लूं ताकि आपको पीछे से दोबारा ना देखनी पड़ेगी। ये इक्वेशन है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने अभी फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी कि ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है।
लिखी थी ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर सी डी, ए बी तो इक्वल है, तो इसको भी मैं ए बी लिख सकती हूँ, है ना। उसी तरीके से ए डी को मैं बी सी लिख सकती हूँ, और यहाँ रीजन में लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 से मैंने ये लिया, तो 2ab इज इक्वल टू 2bc आ गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो ab इज इक्वल टू bc आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको कौन सी इक्वेशन मान लिया, तो लास्ट मेरी 7 पे खत्म हुई थी, तो इसको मैंने इक्वेशन 8 मान लिया। ठीक है, अब आप क्या करो, कंपेयर करो कौन कौन सी इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 8। ठीक है, तो आप देखो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, और यहां पर देखो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, और बी सी ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये तो आपस में ही सब इक्वल हो गए, है ना। तो इसका मतलब ए बी जो है वो बी सी के इक्वल भी है, और सी डी के इक्वल भी है, और डी ए के इक्वल भी है, सब हो गए ना इक्वल। और रोम्बस होता क्या है, समचतुर्भुज वही तो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब हैंस ABCD इज अ रोम्बस, ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by a point of contact D of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड करती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी ये क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पर दे क्या रखा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है इसका आंसर, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। आपको कह रहा है एक ABC जो है ना वो एक त्रिभुज है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उसकी रेडियस आपको 4 दे रखी है, इसका मतलब ये आपको 4 दे रखी है। ठीक है, और ये इस तरीके से ये जो बना हुआ है ना, ये इस तरीके से है कि जो ये ओडी है, ठीक है ना। अब ये जो आपकी बीसी हो गई, इसको बांट रहा है, ठीक है। अब उसकी लंबाई कितनी हो गई है, 6 और 8 है, ठीक है। वही चीज लिखी है, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। इस D ने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया, तो DC 6 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में जो ये पूरी AB है ये, और जो आपके पास ये AC है ये निकालनी है, इनकी लेंथ निकालनी है। ट्राइंगल की एक साइड आपको दे रखी है BC, 6 + 8 14 हो जाएगी, बाकी की दो साइड्स आपको निकालनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात आप देखो, ये आपके पास यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब ये इतनी भी आपके पास 6 ही होगी, क्योंकि ये दोनों मेरी स्पर्श रेखाएं तो बराबर होगी। उसी तरीके से ये भी आपके पास यहाँ पर 8 होगी, ये दोनों आपकी स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इनको आप खुद से x मान लो, ये x है तो फिर ये भी x होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपकी स्पर्श रेखाएं, होगी नहीं होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या किया, आपने लेट किया किसको, इसको नाम दे देती हूं मैं, और इसको ज्वाइन करो यहाँ पर ऐसे, और इसको नाम दे दो आप F, ठीक है। उसी तरीके से यहां से इसको ज्वाइन करो, इसको नाम दे दो E, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लेट कर लिया यहाँ पर 12 क्वेश्चन यहाँ से, तो आपने लेट किया कि जो आपका AF है वो आपके पास X है, तो फिर जितना AF होगा उतना ही आपके पास AE होगा, ठीक है। तो क्यों होगा, टेंजेंट है ये फ्रॉम पॉइंट A से, ठीक है। तो अब देखो उसी तरीके से फिर आप यहां पर लिखोगे, अब CF जो है वो CD के बराबर होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और BE जो है वो BD के बराबर होगा 8 सेंटीमीटर। पर रीजन में क्या लिखने वाले हो आप, वही सेम चीज, टेंजेंट ऑन अ सर्कल, टेंजेंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से है ये, C पॉइंट से, ठीक है।
और इसमें भी सेम यही रीजन लिखोगे, बस क्या लिख दोगे, फ्रॉम पॉइंट बी, बिंदु बी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, और बिंदु सी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर बीसी तो मिल गया, बीसी आपके पास है सीडी प्लस डीबी, तो इसका मतलब 6 प्लस 8, ये तो आपको 14 मिल चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी है कितना जो आपको निकालना है, तो आप सोचोगे ए बी दो पार्टों में बटा है, ए ई और ई बी, है ना। ए ई आपके पास x है और ई बी आपके पास 8 है, ठीक है। उसी तरीके से बीसी, तो बीसी भी दो पार्टों में बटा हुआ है, ठीक है। अच्छा बीसी मैंने निकाल लिया, मुझे एसी निकालना है, तो AC ये भी दो पार्टों में बटा हुआ है, एक AF में और एक FC में, तो AF मेरे पास x है और FC मेरे पास 6 है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर पता है, पेरीमीटर निकाल लेती हूँ इस ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ना, तो चलिए यहाँ लिखते हैं, परिमाप मैं यहाँ पर निकाल लूं, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो आपने 9th क्लास में एक हिरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आप लोगों को सबको हिरोन्स फॉर्मूला क्या था, तो वही था ना, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप ये कहो कि पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर, तो इन जितनी भी साइड्स हैं, ठीक है, सेमी पेरीमीटर जिसको हम एस से डिनोट करते थे, याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मतलब ए बी बी सी और ए सी, इन्हें ही प्लस करोगे ना आप, तो चलो हम प्लस कर लेते हैं फिर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से मैं इस 2 को इधर ले गई, तो 2s आ गया, और इनको जब हम प्लस करेंगे 8 को 14 को और 6 को, तो मेरा 28 आएगा, x और x 2x आएगा। अब यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 14 प्लस एक्स बचा, इस 2 से ये 2 कट गया, तो मेरा s निकल गया 14 प्लस एक्स। देखो मैंने s इसलिए निकाला क्योंकि मुझे इस त्रिभुज की दो भुजाएं चाहिए, और वो दो भुजाएं मेरी इसी तरीके से निकल सकती हैं, कोई और तरीका है नहीं उसको निकालने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ आपको पता है, इसमें हिरोन्स फॉर्मूला लगाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो हिरोन्स फॉर्मूला क्या था आपके पास, अगर मेरे को हिरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालना हो इस ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालूंगी मैं, वो था मेरे पास अंडर रूट में s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, यही था ना हिरोन्स फॉर्मूला, सब चीज मुझको पता है, ठीक है। चलो पुट करते हैं, इससे आपका वो हिरोन्स फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज हो रहा है ना। तो देखो s मैंने अभी निकाला 14 प्लस x है मेरे पास, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, अब माइनस ए मतलब एक साइड है, ए मैंने ए बी को मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब वो मेरी कितनी हो गई है यहाँ पर, x प्लस 8 हो जाएगी, और अगर आप ए बी सी को मानते हो तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है, मैं इसको मान लेती हूँ, चलो बी सी को। फिर अगले वाले में फिर दोबारा 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब माइनस करना आपको बी, तो फिर अब आप बी किसको मानोगे, जब आपने इसको ए मान लिया तो आप इसको बी मान लो, तो x प्लस 8 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस 8 हो जाएगा, है ना। ये x प्लस 8 है, तो यहाँ पर अब आ जाएगा x माइनस 8, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बाहर पहले से माइनस है। अब ये 14 प्लस एक्स माइनस, अब इसको आपने c मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर बचा एक तो 14 प्लस एक्स बचा, अब इसमें से 14 से 14 कट गया तो एक x बच गया, इसमें से x और x कट गया, तो 14 में आपने क्या करोगे, 14 में से 8 माइनस करना है तो 6 बच जाएगा, फिर यहाँ x से x कट गया, 14 में से 6 माइनस किया तो 8 बच गया, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, इन सबको इनटू में है ये, ठीक है। तो अब ये सब इनटू में है तो कैसे करें, तो देखो 14x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 6 के फैक्टर लिख दिए मैंने 2, इनको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया, इसको मैंने ना x से इंटू कर दिया है, और 8 के भी फैक्टर लिख दिए मैंने,
तो 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8। तो देखो इन दोनों 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 बार 2 बाहर आया तो 4 बाहर आ गया। तो फिर अंदर क्या बचा? 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ साथ एक 3 भी तो बचा, इंटू 3 ये बचा। ये आपके पास पता है क्या आ रहा है? ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है, लेकिन ये एक्स की फॉर्म में आया है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस फिगर में आप मुझको बी, यहां पर ओ, ठीक है, बी सी, इस वाले ट्राइंगल का एरिया बता दो खाली, सिर्फ इस छोटे वाले का। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया आप निकालोगे कैसे? पहली बात तो ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो ओडी है ये मेरी रेडियस है, तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, है ना। ये जो त्रिज्या है ये इस स्पर्श रेखा पे लंब होगी, तो ये 90 डिग्री का है। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल में लगाऊंगी कौन सा? हाफ बेस इंटू हाइट। 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में तो हम यही लगाते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब मेरे को बेस भी पता है और हाइट भी पता है, तो मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकती हूँ, ठीक है ना। उसी तरीके से अब पता है मैं क्या करूंगी, इस वाले ट्राइंगल का, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालती हूँ, कौन सा? COA का, ये पूरा। तो अब देखो अब कैसे करेंगे फिर? तो ये भी तो मेरा फिर 90 डिग्री होगा ना, ये टेंजेंट पे है, तो इसमें भी मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगा के निकाल देती हूँ, ठीक है। ऐसे उस तरीके से तो फिर मैं इस वाले ट्राइंगल में भी हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल दूंगी। तो मैं तीनों ट्राइंगल के ना अलग अलग भी निकाल देती हूँ। मैंने एक एरिया तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का निकाल लिया है, ABC का। अब इसके अंदर मेरे 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो तीनों को मैं अलग अलग भी निकालती हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर निकाल लूँ एरिया किसका, जो मैंने अभी आपको बताया था ट्राइंगल OBC का। वही हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला मैं हर बार लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो कैसे लगेगा यहाँ पर? हाफ, ठीक है, 4 इंटू में 14 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 28 आ जाएगा। उसके बाद अब मैं दूसरे वाले ट्राइंगल का लगाऊंगी यहाँ पर, तो वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी OCA का। तो हाफ बी इंटू में H लगाऊंगी, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ इस फिगर में ताकि आपको पता चल जाए। तो मैंने इसको F माना था और इसको E माना था। हाँ, तो अब मैं आपसे कह रही हूँ OCA का, इस पूरे वाले ट्राइंगल का, ठीक है। तो आपके पास जो हाइट है वो आपके पास ये है OF, और जो आपके पास बेस है वो आपके पास है AC, ठीक है। तो ये आपको 4 पता है, क्यों? क्योंकि ये आपकी जो सर्कल की रेडियस है, और सर्कल की रेडियस आप कहीं पर भी ड्रॉ कर लो वो 4 ही रहेगी अब, क्योंकि आपको गिवन है वो 4 है। तो आप कैसे लिखने वाले हो इसको? हाफ, हाइट आपको 4 पता है, और बेस ये पूरा, AC हमने अभी निकाला था, है ना। तो वो था मेरे पास AC, देखो कितना था मेरे पास, x प्लस 6 था। तो इंटू में यहां लिख देंगे हम x प्लस 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस 6, ठीक है ना। इसको आगे अगर मैं खोलूंगी तो 2x प्लस 12 आ जाएगा। अब उसी तरीके से मैं निकालती हूँ AOB वाले का, ठीक है, या फिर OAB, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हाफ इंटू बी इंटू में H। अब यहां देखें तो H तो यहां भी 4 होगा, लेकिन B AB तो वो x प्लस 8 था मेरे पास, है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस 8। तो ये कितना आ गया? 2x प्लस 16, ठीक है ना। तो मैंने अलग अलग तीनों ट्राइंगल का भी निकाल लिया और पूरे ट्राइंगल का भी। तो अगर आप देखो तो ये पूरा ट्राइंगल इन 3 ट्राइंगलों से मिलके ही तो बना हुआ है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो किसके इक्वल होगा? इन तीनों ट्राइंगल के सम के इक्वल। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। तो चलिए अब हम फिर वही करते हैं कि इन सबको इक्वली रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो आया था ये तो मेरा यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको। तो 4 बाहर था, 3 ब्रैकेट में 14x प्लस एक्स स्क्वायर, यही आया ना पीछे देखो एक बार आप, जो हमने हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला था, ठीक है। बाकी इन तीनों को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो एक तो मेरे पास है 28, दूसरा है मेरे पास 2x प्लस 12, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास 2x प्लस 16, यही है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात इसको तो मैं अभी ऐसे ही रहने देती हूँ, उसको नहीं छेड़ती मैं, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखो 28, 12 और 16 इनको प्लस कर लेती हूँ तो 56 आ जाएगा, और यहाँ पर 4x आ जाएगा 2x प्लस 2x करके, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से 4 को कॉमन ले लेती हूँ,
अभी भी मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, इसका मैंने यूज नहीं किया अभी कुछ भी। यहां से मैंने ना 4 कॉमन ले लिया, तो यहां मेरा बचा 14 प्लस एक्स। अब इस 4 से ये 4 तो कट हो गया, ठीक है ना, कट हो गया ना। अब मैंने क्या किया, यहां से रूट हटाया तो इसमें स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 14 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं हम इसको। तो देखो मैंने ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई किसको किससे किया मैंने, 3 को 14x से किया तो मेरा 42x आया। आपको पता है ये सब मैं क्यों कर लूं, ताकि मेरे पास यहाँ x की वैल्यू आ जाए, और अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी तो इनमें पुट कर दूंगी, तो मेरी AC और BC AB आ जाएंगी, वही मुझको निकालनी है, ठीक है ना। तो 42x और इसको करेंगे तो आएगा आपका 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो वो होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 42x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 196, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 28x। अब जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको एक साथ कर लो, एक्स वालों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 42x माइनस का 28x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96, ठीक है ना। अब 42 में से आपका 28 जाएगा तो 14x बचेगा, और यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर, इसको भी इधर लिया, माइनस का 196 इजिकल टू 0। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लिखनी है, ठीक है। कौन सी लिखनी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। अब ये इक्वेशन मैं नेक्स्ट वाले पे दोबारा लिख लूं ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। तो इक्वेशन थी आपके पास यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इजिकल टू 0। तो सबसे पहली बात मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 98 इजिकल टू 0। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो गया, तो चलो इसको तो, ये तो 2 तो हट गया मेरा। अब मेरे पास ये बचा, अब मैं इसमें क्या करूंगी, अब मैं इसमें करूंगी मिडल टर्म स्प्लिट। तो इस 7 को मैंने मिडल टर्म स्प्लिट करके किया, तो 14x माइनस 7x लिख दिया, मतलब प्लस माइनस करके 7x आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करके 98 आना चाहिए, जो कि मेरा 14 और 7 से आ रहे हैं। तो मैंने इन दोनों के पेयर बना लिए और इन दोनों के, इसमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 14, इसमें से मैंने 7 कॉमन ले लिया तो भी x प्लस 14 यहाँ अंदर बचा, ठीक है। तो x माइनस 7 और x प्लस 14, ठीक है। तो फिर एक बार x माइनस 7 इजिकल टू 0 किया तो x इजिकल टू 7 आ गया, एक बार x प्लस 14 इजिकल टू 0 किया तो x जो है वो मेरा माइनस 14 आ गया, ठीक है। माइनस 14 तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरी लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके आगे तो मैं लिख देती हूँ नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 7। बस अब आपकी ए बी निकल जाएगी। तो ए बी थी क्या, चलो देखते हैं ए बी क्या थी। तो ए बी थी x प्लस 8, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस 8, इसका मतलब 7 प्लस 8, तो वो आपकी आ गई 15 सेंटीमीटर। उसी तरह आपकी ए सी थी x प्लस 6, तो वो आपकी क्या थी, 7 प्लस 6, वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। लेंथी जरूर है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है। सिर्फ आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगा के पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके बाद जो उसके अंदर 3 ट्रायंगल्स बनने हैं उनका एरिया अलग अलग निकालना है। बस जोड़ दो, एक इक्वेशन बनेगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो यहाँ आपसे वो कह रहा है, prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center of the circle। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो देखो आपको प्रूफ क्या करना है, पहले मैं फिगर बनाती हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगी आपको क्या प्रूफ करना है। इतना तो आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है ना। तो चलिए किसी भी शेप का फिर हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो आप बिल्कुल ठीक से बनाना कंपास से। मैं इसको फ्री हैंड से ही बना रही हूं, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो इसके सेंटर पे जो एंगल्स है, ठीक है, कौन कौन से एंगल की मैं यहां पर बात करूं, जैसे यहां पर पहले सेंटर तो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो अब जो यहाँ पर दो एंगल्स बनेंगे तो वो पहले मैं यहाँ बनाती हूँ सारे एंगल्स, तभी आप इनको प्रूव कर पाओगे, वरना ये प्रूव नहीं हो पाएंगे। आप 2 मिनट रुको, मैं ये फिगर फटाफट से ड्रॉ कर देती हूँ। ये फिगर मैं खुद से ड्रॉ कर दूँ, मुझे ये गिवन नहीं है फिगर, ठीक है। और मैं आपको भी समझाऊंगी भी कि ये फिगर हमने ऐसे ही क्यों ड्रॉ की है। देखो, अब आपको पता है, यहाँ पर नाम और दे दूं फिर मैं आपको बताती हूँ। ए बी सी डी, ठीक है। अंदर वाले को पी क्यू आर एस सर्कल वाले का नाम दे देते हैं, ये तो मैंने इसका क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया है, ठीक है। तो पी क्यू आर और एस, ठीक है। और इसको सेंटर को हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आपको ये प्रूफ करना है इसके अंदर जो ये एओ बी है, ये वाला पूरा एओ बी, और जो ये सीओ डी है ये, ठीक है। ये आपके क्या है, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरिक्ष, आमने सामने की ए बी जैसे ये है, और इसके सामने वाली भुजा है आपकी सी डी, है ना। तो ये जो है ये संपूरक कोण बनाती है। फिर आप सोच रहे ऐसे तो ए डी और बी सी ये भी आमने सामने की भुजाएं हैं, बिल्कुल। तो फिर ये वाले भी दोनों क्या बनाएंगे, संपूरक कोण बनाएंगे, ये भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो अगर ये दो संपूरक बनाएंगे तो फिर ये दो भी बनाएंगे, सेम तरीके से ही प्रूव होगा ना। तो हम किसी भी दो को कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसमें करते क्या है, यहाँ पर ये फिगर हमने खुद से बनाई है, आपको सब चीजें लिखनी है इसके अंदर की। ए बी सी डी जो है वो आपका चतुर्भुज है एक, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर आपने ये एक वृत्त लिया है सर्कल, ठीक है। उनको नाम ये दिया है, हर चीज लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले पता है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये वाले दो ट्राइंगल्स ले रही हूँ। कौन कौन से, एक ये वाला ओ ए ओ पी और एक ए ओ एस, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ। कॉन्ग्रुएंट देखो मैं इसलिए प्रूफ कर दूं ताकि मेरे दोनों एंगल इक्वल हो जाए, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए, और यहाँ मुझे तीनों चीजें मिल रही है। वो क्या, एक तो मेरे को ओ एस मिल रहा है कि वो किसके इक्वल होगा, ओपी के, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सर्कल की, सर्कल वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। दूसरा मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, ओ ए जो है वो ओपी के, सॉरी ओ ए दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तीसरी चीज मिल रही है कि जो ये ए एस है ये एपी के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है ए पॉइंट से दोनों, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, स्पर्श रेखाएं तो इक्वल होंगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यही दो ट्रायंगल क्यों लिए, इधर के दो क्यों नहीं लिए। आप कोई से भी दो ट्रायंगल ले लो, सब में आपको यही 3 चीज मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख रही हूं मैं यहाँ पर कि मैंने एक तो ट्रायंगल लिया है यहाँ पर ओ ए पी, और दूसरा ट्रायंगल लिया है मैंने यहाँ पर ओ ए एस, ठीक है। इसमें एक मैंने ए पी इज इक्वल टू ए एस ले लिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया रीजन में टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, या फिर आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ठीक है। दूसरा मैंने यहां पर लिख दिया कि जो मेरा ओपी है वो ओएस के बराबर है, क्यों, रेडियाई है ये सर्कल की, तो रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, ठीक है ना। उसके बाद एक कॉमन भी था, ओ ए जो है वो ओ ए के बराबर है, तो यहां लिख दिया मैंने कॉमन। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स जो है मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, एस 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 से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब जो ये पी ओ ए ये वाला जो है, इसको नंबर दे दूं मैं, ऐसा करूं सारे एंगल्स को ताकि आपको पता रहे। तो 1 मिनट रुको, हम इसको नंबर देते हैं ताकि और आसान हो जाए हमारे लिए। चलिए इसको नंबर दे देते हैं। इसको हमने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब आपका POA जो है वो बराबर हो गया आपका AOS की, मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर हो गया। तो फिर उसी तरीके से अगर अब आप ये वाले दोनों ट्रायंगल लोगे तो 2 3 के बराबर हो जाएगा, ये दो लोगे तो 4 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये दो लोगे तो 6 7 के बराबर हो जाएगा ना। तो वही सारे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो सिमिलरली अलग अलग ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस सिमिलरली डाल के लिख दो। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7,
ठीक है, अब आपको पता है ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बनाना है, पूरा एंगल, तो वो 360 डिग्री का होता है ना। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये 360 डिग्री होगा क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है, अब मुझको पता है एंगल 1 और 8 इक्वल है, तो मैं उनको एक साथ रख देती हूँ एक ब्रैकेट के अंदर ताकि इन्हें इक्वल कर सकूं। 2 और 3 इक्वल है तो इनको एक साथ कर देती हूँ। 4 और 5 इक्वल है तो इनको एक साथ कर देती हूँ। ठीक है, और 6 और 7 है एक साथ, इजिकल टू 360। अब आप देखो एंगल 1 और एंगल 8, मैं इसकी जगह एंगल 8 की जगह एंगल 1 भी लिख सकती हूँ ना। उसी तरीके से मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एंगल 3 की जगह एंगल 2 भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। और एंगल 4 की जगह एंगल 5 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं एंगल किसकी जगह 6 की जगह 7 लिख सकती हूँ या 7 की जगह 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने वही कर लिया अब यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो मैंने कौन कौन से एंगल्स लिख दिए यहाँ पर, तो मैंने 8 की जगह 1 लिख दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो गया, प्लस 2 की जगह मैंने 2 ही रहने दिया और 3 की जगह भी मैंने क्या किया 2 लिख दिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो गया, प्लस 4 की जगह मैंने एंगल 5 लिख दिया, तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब मैंने यहाँ पर 7 की जगह एंगल 6 लिख दिया इजिकल टू 360। तो ये हो गया मेरा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इजिकल टू 360। यहां से मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो है वो मेरा आ गया 360। ठीक है, तब प्लस डाल डाल के मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस 2 को मैं उधर ले गई तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 आ गया मेरा 180 डिग्री। अब आप देखो एंगल 1 और 2 है क्या, एंगल 1 और 2 का नाम है आपके पास AOB, और एंगल 5 और कौन सा था 5 और 6 है ना, 5 और 6 का नाम है आपके पास D या COD, यही नाम है। तो चलिए वही लिख देते हैं, इन दोनों की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया AOB और इन दोनों की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया COD। ठीक है, तो आपका प्रूव हो गया। उसी तरीके से आपने एक चीज सोचा कि मैंने यहाँ पर एंगल 8 को एंगल 1 लिख दिया, एंगल 1 को एंगल 8 क्यों नहीं लिखा। बिल्कुल आप वो भी लिखोगे क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ये दोनों प्रूव किए कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए हैं, कर दिए ना। अब मुझे ये दोनों भी तो करने हैं, तो अब ये दोनों कैसे होंगे, जब आप एंगल 1 की जगह एंगल 8 लिखोगे, एंगल 6 की जगह एंगल 7 लिखोगे, एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिखोगे और एंगल 5 की जगह एंगल 4 लिखोगे, है ना। अभी मैंने ऐसे बनाए पेयर कि ये दोनों आ जाए 1 और 2 और 6 और 5, बस मुझे ये 4 चाहिए, तो इसलिए मैंने इन फॉर्म में रिप्लेस किया। अगली बार आप 8 7 3 4 के फॉर्म में करोगे तो वो चीज हम यहाँ लिख देंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि जो मेरा BOC है वो मेरा DOA के दोनों को जोड़ूंगी तो 180 होगा। ठीक है, तो हेंस आपको ये पूरी लाइन यहाँ से दोबारा लिख देनी है। हेंस यहाँ से अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहां से यहां तक हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे, हेंस डाल के और अतः डाल के। ठीक है, आपको ये पूरा दोबारा लिख देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 10। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।